हेलो स्टूडेंट। हम लोग पिछले दिन सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट के विषय में पढ़े थे। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में ही एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के विषय में पढ़ेंगे। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स होता है जलीय विलयन। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स जलीय विलयन। जलीय विलयन क्या होता है? वैसा विलयन जिसमें विलायक जल हो, उसको जलीय विलयन कहा जाता है। अर्थात जिस विलयन में विलायक जल हो उसको जलीय विलयन कहेंगे। जैसे जल एवं ग्लूकोज के विलयन को हम लोग जलीय विलयन कहेंगे, क्योंकि इसमें विलायक जो है से जल है। और दूसरा है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, अजलीय विलयन। अजलीय विलयन मीन्स ऐसा विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में नहीं हो। वैसा विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में नहीं हो उसको अजलीय विलयन कहा जाता है। जैसे अल्कोहल एवं नेप्थलीन का विलयन अजलीय विलयन है, इसमें विलायक जल के रूप में नहीं है। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग जलीय विलयन और जलीय विलयन के विषय में पढ़े। जलीय विलयन जिस विलयन में जल होगा, जिस विलयन में विलायक जल होगा उसको जलीय विलयन कहेंगे, और जिस विलयन में विलायक जल नहीं होगा उसको हम अजलीय विलयन कहेंगे। और हम लोग देखेंगे विलयन का प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन का प्रकार, विलयन मुख्य रूप से 3 तरह के हैं: द्रव विलयन, ठोस विलयन, गैसीय विलयन। द्रव विलयन भी 3 रूप में होंगे। पहला वैसा द्रव विलयन जिसमें विलायक द्रव और विलेय ठोस हो। जैसे जल एवं नमक का विलयन, इसमें विलायक जल है एवं विलेय नमक। दूसरा द्रव विलयन जिसमें द्रव भी विलायक होता है, विलायक भी द्रव होता है, जिसमें विलायक भी द्रव होता है और विलेय भी द्रव होता है। मतलब दोनों लिक्विड ही स्टेट में होते हैं, दोनों द्रव होते हैं। जैसे जल एवं अल्कोहल का विलयन, जल एवं दूध का विलयन, जिसमें जल भी द्रव है और दूध भी द्रव है। और तीसरा है द्रव गैस विलयन, जिसमें विलायक द्रव है और विलेय गैस है। जैसे ठंडा पेय पदार्थ मतलब कोल्ड ड्रिंक, जिसमें गैसीय विलेय के रूप में CO2 होते हैं। ठीक है ना। मतलब कोल्ड ड्रिंक में सभी आ जाएंगे। जैसे आपका ये स्प्राइट है ना, कोको कोला है, ये ठंडा पेय के रूप में जाने जाते हैं, इसको हम कोल्ड ड्रिंक कहते हैं। जिसमें भी जो भी कोल्ड ड्रिंक है वह सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और दूसरा है ठोस विलयन। ठोस विलयन में भी 3 फॉर्म है। पहला है ठोस विलयन, जिसमें विलायक भी ठोस होते हैं और विलेय भी ठोस होते हैं। जैसे मिश्र धातु अर्थात कॉपर एवं सोना का विलयन। दूसरा ठोस द्रव विलयन, इसमें विलायक ठोस अवस्था में होते हैं और विलेय द्रव अवस्था में होते हैं। जैसे सोडियम अमलगम, इसमें सोडियम धातु ठोस अवस्था में होता है और ये मरकरी मतलब Hg ये द्रव अवस्था में होते हैं। NaHg के
विलयन को हम लोग सोडियम अवलंबन के रूप में जानते हैं, जिसमें सोडियम ठोस होते हैं और Hg जो है सो द्रवावस्था मतलब लिक्विड स्टेट में होते हैं। पारा Hg मरकरी, जिसको हम लोग पारा भी बोलते हैं, जो लिक्विड स्टेट में होते हैं। अब हम ये तीसरा फॉर्म देखेंगे, ठोस गैस, जिसमें विलायक ठोस अवस्था में होंगे और विलय गैसीय अवस्था में होंगे। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा PD एवं H2 का मिश्रण, मतलब प्लैटिनम एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण, जिसमें प्लाडियम मतलब PD ठोस है और H2 मतलब हाइड्रोजन गैस होते हैं। और तीसरा प्रकार है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन के भी 3 फॉर्म हैं। पहला गैस ठोस, दूसरा गैस द्रव, तीसरा गैस गैस। गैस ठोस विलयन में विलायक गैस और विलय ठोस अवस्था में। इसका एग्जाम्पल हवा में धूलकण, जैसे हवा गैसीय अवस्था में है लेकिन उसमें तैरने वाले धूलकण डस्ट जो है ठोस अवस्था में होते हैं। तो हवा में धूलकण जो एग्जाम्पल होंगे वह गैस एवं ठोस विलयन का होंगे, क्योंकि इसमें हवा जो है गैस होते हैं और धूलकण मतलब डस्ट ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और दूसरा है गैस द्रव, जिसमें विलायक गैस हैं और विलय द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल उदाहरण हवा में नमी, मॉइस्चर भी इसको बोल सकते हैं। हवा में नमी मतलब हवा तो गैस है ही और उसमें उपस्थित नमी मॉइस्चर द्रव अवस्था में होते हैं। इसको हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में अगर बादल हो तो उसको गैस द्रव का विलयन के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि बादल नमी है और वो हवा में तैरते रहते हैं। इस तरह से ये गैस द्रव के एग्जाम्पल होंगे। तीसरा है गैस, जिसमें विलायक भी गैस है और विलय भी गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जैसे O2 एवं CO2 का मिश्रण, मतलब ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। इसे इसको ऐसे समझिए कि हम लोग रिस्पिरेशन मतलब श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और एटमॉस्फेयर में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। तो O2 और CO2 दोनों का मिश्रण जो है हम लोग गैस विलयन के रूप में जानेंगे। ऐसे एयर को मतलब हवा को भी हम गैस विलयन के रूप में जानेंगे। इस तरह से विलयन के 3 प्रकार हुए, द्रव विलयन, ठोस विलयन, गैसीय विलयन। द्रव विलयन के 3 फॉर्म, द्रव ठोस, द्रव द्रव, द्रव गैस। और ठोस विलयन के भी 3 फॉर्म मतलब 3 रूप हो जाएंगे, ठोस ठोस, ठोस द्रव, ठोस गैस। और गैसीय विलयन के भी 3 फॉर्म, गैस ठोस, गैस द्रव, गैस गैस। ठीक है ना। इस तरह से कुल मिलाकर मतलब 9 प्रकार हो गए। विलयन 9 तरह के होंगे। तो इस तरह हम लोग पढ़े आज ये जलीय विलयन, जलीय विलयन, अजलीय विलयन, मतलब एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जलीय विलयन, जिस विलयन में विलायक जल हो उसको जलीय विलयन कहेंगे। जिस विलयन में जल विलायक नहीं हो उसको अजलीय विलयन कहेंगे। और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार, ये 3 तरह के हो गए। तीनों में फिर 3 रूप हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 9 हो जाते हैं। द्रव विलयन, ठोस विलयन, गैसीय विलयन। ये द्रव विलयन में 3, द्रव ठोस, द्रव द्रव, द्रव गैस। और ठोस विलयन में 3, ठोस ठोस, ठोस द्रव, ठोस गैस। गैसीय विलयन में 3, गैस ठोस, गैस द्रव और गैस गैस। अब हम लोग देखेंगे, हम लोगों को तो पढ़ना इसमें है कंसंट्रेशन के विषय में, सांद्रण के विषय में, मोललता, मोल प्रभाज्य और ppm मतलब पार्ट पर मिलियन के विषय में। लेकिन उससे पहले हम लोग उससे संबंधित कुछ टॉपिक, जैसे मॉलिक्यूलर वेट, आणविक द्रव्यमान के विषय में हम लोग पिछली कक्षा मतलब 11th क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं, जो मोल कंसेप्ट चैप्टर से जुड़ा हुआ है। मोल कंसेप्ट जिस चैप्टर में हम लोग आणविक द्रव्यमान के विषय में पढ़े थे, लेकिन फिर भी इसको यहाँ हम लोग देखेंगे, इसलिए कि इसकी ज़रूरत है। कुछ बच्चे आणविक द्रव्यमान निकालना नहीं जानते हैं या भूल गए हैं, इसलिए हम लोग इसको रिपीट करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट, आणविक द्रव्यमान क्या है? किसी यौगिक में
उपस्थित विभिन्न परमाणु के द्रव्यमान मतलब भार का योगफल उसका आणविक द्रव्यमान कहलाता है। अर्थात किसी कंपाउंड में जितने एटम्स होते हैं उस एटम्स के वेट को जोड़ देने से जो हमको सम प्राप्त होता है, मतलब उसका जो योगफल प्राप्त होता है, उसी को हम मॉलिक्यूलर वेट के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल जैसे वाटर मीन्स जल, इसका सूत्र H2O होता है। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु। हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, जो हम यहाँ पर लिख दिए हैं और ऐसे पहले से भी हम लोग जानते हैं। इस तरह से H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के जगह पर हम हाइड्रोजन का भार 1 लिखेंगे, उसकी संख्या 2 है, 2 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम प्लस का साइन देंगे, उसके बाद फिर ऑक्सीजन के वेट को लिखेंगे। इस तरह से 1 में 2 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 हो जाएंगे और प्लस ये ऑक्सीजन के वेट 16 को जोड़ेंगे। इस तरह से ये दोनों जोड़ करके 18 आते हैं। इस तरह से वाटर का मतलब जल का आणविक द्रव्यमान 18 ग्राम हो जाए। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसका सूत्र आप लोग जानते हैं H2SO4 होता है। H2SO4 में हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फर के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु, ठीक है ना। हाइड्रोजन का वेट 1 होता है, ये हमेशा 1 ही रहेंगे, बदलते नहीं है, ठीक है ना। सल्फर का वेट 32 मतलब 32 है, ऑक्सीजन का वेट 16 है। ये वेट जो है से कभी चेंज होते नहीं है, ये फिक्स है एटॉमिक वेट। ये एटॉमिक वेट के वैल्यू आपको एटॉमिक ये पीरियोडिक टेबल में भी होंगे, ऐसे हम पिछले कक्षा में बताए होंगे। इस तरह से फिर H2SO4 में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो हम इसमें हाइड्रोजन के लिए 1 और इसकी संख्या 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। फिर इसमें सल्फर की संख्या 1 है, उसके वेट को हम लोग जोड़ेंगे, मतलब प्लस 32 कर देंगे, फिर प्लस का साइन देंगे और ये ऑक्सीजन का वेट 16 मतलब 16 है, 16 लिखेंगे और इसकी संख्या 4 है, इसको 4 से गुना कर देंगे। इस तरह से हाइड्रोजन का वेट 2, सल्फर का वेट 32 और ऑक्सीजन का वेट 64 मतलब 64 हो जाएंगे, कुल मिलाकर 98 होंगे। इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट आणविक द्रव्यमान 98 हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब सूत्र, अनुसूत्र आप सभी जानते हैं, HNO3 होते हैं। HNO3 में हाइड्रोजन के 1 परमाणु है, नाइट्रोजन के 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के 3 परमाणु है। हाइड्रोजन वेट 1 होता है, पहले भी हम लोग लिखे हैं या पढ़े हैं। नाइट्रोजन का वेट 14 मतलब 14 है, ऑक्सीजन का वेट 16 मतलब 16 है। इस तरह से हाइड्रोजन के लिए 1 प्लस नाइट्रोजन के लिए 14 मतलब 14 लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 3 है, इसलिए इसको 3 से गुना कर देंगे। इस तरह से 1 प्लस 14 मतलब 14 और ये 16 को 3 से गुना करके हम लोग 48 मतलब 48 लिखेंगे। इस तीनों को जोगफल 63 है। इस तरह से नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट आणविक द्रव्यमान 63 ग्राम 63 ग्राम हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे ग्लूकोज, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6 मतलब कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। कार्बन का भार होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। इस तरह से कार्बन की जगह पर हम लोग 12 लिखेंगे, इसकी संख्या 6 है, इसको 6 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, प्लस का साइन देंगे। हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन का वेट लिखेंगे जो 1 है और इसकी संख्या 12 है, इसको 12 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, फिर प्लस का साइन देंगे। ऑक्सीजन का वेट 16 है, इसकी संख्या 6 है, 6 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। इसलिए इस तरह से 12 को आप 6 से गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा, प्लस 1 को 12 से गुना करेंगे, चाहे 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 होंगे, प्लस 16 मतलब 16 को 6 से गुना करेंगे 96 होंगे। इस तरह से तीनों का योगफल 180 ग्राम 180 ग्राम। इस तरह से ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट मतलब आणविक द्रव्यमान या अनुभार भी कह सकते हैं 180 ग्राम। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है।
कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला CO2 है, जो एक कंपाउंड है, जैविक है, जो कार्बन ऑक्सीजन से बने हुए हैं। इसमें कार्बन के 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। कार्बन का वेट 12 ग्राम होते हैं, ऑक्सीजन का वेट मॉलिक्यूलर वेट 16 ग्राम होते हैं। इस तरह से कार्बन की जगह हम 12 लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन की जगह 16 लिखेंगे। ऑक्सीजन का नंबर 2 है, 2 से गुना कर देंगे। इस तरह से 12 प्लस 32, मतलब टोटल हो जाएंगे 44 ग्राम, मतलब 44 ग्राम। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान 44 ग्राम। तो हम लोग पढ़े मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब आणविक द्रव्यमान, किसी कंपाउंड में उपस्थित विभिन्न एटम्स के द्रव्यमानों का जोगफल, उसका आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है। ठीक है ना। हम लोग इसमें वाटर का, सल्फ्यूरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का, ग्लूकोज का, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग देखे हैं। इस तरह से लगभग सभी कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर वेट निकाला जा सकता है। इसी तरह से किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट को ज्ञात करेंगे। देखिए आगे हम लोग देखेंगे ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल को हम लोग हिंदी में ग्राम अणु भी कहते हैं। ग्राम अणु, ग्राम मॉलिक्यूल क्या है? किसी कंपाउंड के मतलब यौगिक के आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करना ही ग्राम अणु कहलाता है। अर्थात किसी यौगिक के आणविक द्रव्यमान को ग्राम में एक्सप्लेन करना ग्राम अणु कहलाएंगे। तो इस तरह से लिखेंगे, किसी यौगिक के आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त मतलब एक्सप्लेन करना ही ग्राम अणु कहलाता है। ग्राम मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला है ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसको हिंदी में लिखेंगे, ग्राम अणु बराबर है यौगिक की दी गई मात्रा बटा उसका
आणविक द्रव्यमान। एक एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन हो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के 20 ग्राम में कितने ग्राम अणु होंगे। जबकि Na बराबर 23, O बराबर 16। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की दी गई मात्रा को लिख लेंगे और उसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। दी गई मात्रा को आणविक द्रव्यमान से डिवाइड कर देंगे, ग्राम अणु निकल जाएंगे। से लिखेंगे NaOH की दी गई मात्रा बराबर 20 ग्राम NaOH की आणविक द्रव्यमान बराबर लिखेंगे Na के लिए 23, O के लिए 16 और H के लिए 1। चूँकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है सोडियम का द्रव्यमान 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। ऐसे एग्जाम में दिया हुआ नहीं भी हो सकता है, ये आपको अपने से लिखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा। सोडियम का द्रव्यमान 23 होता है, जो फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगा। ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 है। जनरली एग्जाम में नहीं ही रहेंगे। और इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वह आपको MCQ क्वेश्चन है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होंगे, लॉन्ग और शॉर्ट में नहीं होंगे। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको हम लोग निकाल लेंगे और उसमें जो MCQ में ऑप्शन जो होंगे, सही ऑप्शन होंगे, उससे जो टैली करेगा उसको हम लोग टिक करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिख लिए NaOH की दी गई मात्रा, ये 20 ग्राम। और अब हम लोग निकाले NaOH की आणविक द्रव्यमान, ये आपका 40 ग्राम। इस तरह से हमको दी गई मात्रा ही मालूम हो गए और आणविक द्रव्यमान भी हम ज्ञात कर लिए, तो हम ग्राम अणु निकाल सकते हैं। चूँकि हम लोग ग्राम अणु का फॉर्मूला अभी पढ़े हैं कि ग्राम अणु बराबर होता है दी गई मात्रा बटा आणविक द्रव्यमान। फिर से हम इसको लिख देते हैं। ग्राम अणु बराबर है दी गई मात्रा बटा आणविक द्रव्यमान। दी गई मात्रा की जगह हम 20 लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट की जगह 40। इस तरह से ये कट कर हो जाएंगे 1/2। इसको डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 0.5। इसका यूनिट के रूप में हम लोग लिखेंगे ग्राम अणु।
इस तरह से हम लोग देखें ये ग्राम अणु कैसे निकालेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CO2 के ग्राम में कितने ग्राम अणु होंगे। जबकि C बराबर 12, O बराबर 16। यहाँ दी गई मात्रा 88 ग्राम है और ये अनुभार आणविक द्रव्यमान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। आणविक द्रव्यमान में देखिए